हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं साहित्य शास्त्र की जो इकाई 3 है उसको भी मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी जाके देखिए, आपका टाइम निकला जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी पेपर कभी भी हो सकता है अगर सब ठीक रहा तो इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी फिर से फ्रेंड्स, और देखते रहिए वीडियो को। और साथ साथ आप इसकी पीडीएफ जो है वो भी आप डाउनलोड करके देख लेना। मैंने इसमें लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जो भी वीडियो डालती हूँ फ्रेंड्स, उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक, पीडीएफ का लिंक होगा ईमेल के थ्रू। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वक्रोक्ति सिद्धांत यानी कि वक्रोक्ति संप्रदाय, जो कि साहित्य शास्त्र इकाई 3 में है। और फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलिए, जो वक्रोक्ति सिद्धांत है वो कुंतक है, उसके प्रतिपादक जो है कुंतक ने उसको शुरू किया था। मतलब उसकी शुरुआत कुंतक जो है उसका एक ग्रंथ था वक्रोक्ति जीवितम। उसमें कुंतक ने कहा था इसको, इसके लक्षण और स्वरूप को प्रस्तुत किया था इसके वक्रोक्ति संप्रदाय के। और फ्रेंड्स, वक्रोक्ति शब्द का 2 रूपों में प्रयोग होता है, एक तो व्यापक व्यापक और एक संकुचित। सॉरी फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन के लिए। व्यापक मतलब बहुत विस्तार से, और संकुचित मतलब थोड़े से रूप में, तो दोनों ही रूपों में इसका प्रयोग होता है। वक्रोक्ति के व्यापक अर्थ का संकेत काव्य शास्त्र के ग्रंथों के अतिरिक्त बाणभट्ट की छठी सती के ग्रंथ कादम्बरी में भी मिलता है, जहाँ राजा सुद्रक को वक्रोक्ति निपुण कहा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बाणभट्ट जो है वो वक्रोक्ति के विभिन्न तत्वों से परिचित थे। उन्होंने स्वयं भी वक्रोक्ति मार्ग को अपनाया, जिसे लक्ष्य में रखकर कविराज 11वीं शताब्दी के थे। कविराज नोट करते जाओ फ्रेंड्स, जिसका मैं समय पीरियड बताती हूँ आपको। अपने ग्रंथ राघव पांडवीय में बाणभट्ट वक्रोक्ति मार्ग निपुण कहा उसको। और बाणभट्ट के जो कथन थे संभवतः यही थे कि नवीन अर्थ में था इनका जो कथन था। आग्राम में जाति, अक्लिष्ट, श्लेष, स्फुट रस और विकट अक्षरबद्ध, ये सभी एक साथ दुर्लभ होते हैं, इन्होंने कहा था ये बाणभट्ट ने। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और जो इसके जो पहले थे कुंतक से, भामा वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हैं और इसे अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं। भामा क्या करते हैं, वक्रोक्ति को व्यापक व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हैं और अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं। इसे सब अलंकारों का अनिवार्य तत्व घोषित करते हैं। इसी से ही अर्थ चमत्कार हो उठता है। उनके अनुसार इसके बिना रचना यथार्थ काव्य ना होकर कथन समुदाय मात्र या वार्ता मात्र रह जाती है। और डांडी ने क्या कहा है वक्रोक्ति के लिए, उसने समस्त वाड्मय को प्रमुख 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एक तो स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। क्या? एक तो स्वभावोक्ति और दूसरा, ये डांडी ने किया है, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में विभाजित किया है इसको। और इनका जो ग्रंथ था काव्यदर्श, उसमें इन्होंने कहा है कि जो स्वभोक्ति को छोड़कर उपमा आदि शेष सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का पर्याय माना जाता है। वामन ने क्या कहा है? वामन ने कहा है वक्रोक्ति के लिए, ये एक अर्थालंकार माना है। वामन ने क्या माना है? वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है वामन ने। वामन ने अर्थालंकार माना है वक्रोक्ति को। सादृश्य लक्षण वक्रोक्ति अर्थात सादृश्य पर आधारित लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाती है। और ये काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनका है जो ग्रंथ है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और रुड्रट ने क्या माना है वक्रोक्ति को? रुड्रट ने उसको शब्द अलंकार मात्र माना है। वामन ने अर्थालंकार माना है और रुड्रट ने शब्द अलंकार। और उसके 2 भेद किए हैं, एक तो काकु वक्रोक्ति और दूसरा सभंग वक्रोक्ति। इसका काव्य अलंकार है इनका रुड्रट का जो है। और आनंदवर्धन ने क्या माना है? वाच्य अलंकार माना है, जिसको अर्थालंकार भी कहते हैं। वक्रोक्ति को आनंदवर्धन ने क्या माना है? वाच्य अलंकार। कुंतक के समकालीन आचार्य भोजराज ने वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण करा है और वक्र वचन को काव्य कहा है। समस्त वाड्मय को 3 प्रकारों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं वो? वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। भोजराज ने किया है ये सारा भोजराज ने किया है। और
इसके बाद जो है कुंतक जो है उन्होंने इसके 6 भेद किए हैं वक्रोक्ति के। कितने भेद किए हैं? 6। और 6 में भी उनके उपभेद है फ्रेंड्स। मैं आगे आपको सारा बताती जाती हूँ और आप नोट करते जाइए। और इसकी पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कुंतक ने भामा और दंडी के समान वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ लिया। क्या किया? कुंतक ने भी व्यापक अर्थ लिया डांडी और भामा के अनुसार। और उनके अनुसार वक्रोक्ति कहते हैं वैदर्भ भंगी भणिति। क्या कहते हैं? वैदर्भ भंगिणी भणिति कुंतक के अनुसार। इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स? कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्र पूर्ण अथवा विदग्ध कथन को, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं फ्रेंड, जो काव्य तत्व किसी कथन में विशेष काव्य सौंदर्य या लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न कर दे उसका नाम वक्रोक्ति है। क्या फ्रेंड्स? जो काव्य तत्व किसी कथन में विशेष काव्य सौंदर्य या कार उत्पन्न कर दे उसका नाम वक्रोक्ति है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? लोक वार्ता या कहिए लौकिक सामान्य वचन से विशिष्ट कथन वक्रोक्ति के अंतर्गत आता है, पर यह कथन सहृदय के आह्लादकारी होना चाहिए। उन्होंने वक्रोक्ति को एक ओर तो काव्य का अपूर्ण अलंकार कहा और दूसरी ओर इसे विचित्र अभिधा की संज्ञा प्रदान की। अब इससे क्या पता चलता है? कुंतक अलंकार और ध्वनि से प्रभावित होते हुए भी वक्रोक्ति को इन दोनों तत्वों की भांति व्यापक रूप में प्रतिपादित करना चाहते थे। वस्तुतः ध्वनि के बहुसंख्यक भदोपेदों को, जो कि पदार्थ से लेकर प्रबंध तक फैले हैं, वक्रोक्ति के कलेवर में समाविष्ट करने के उद्देश्य से ही इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिष्ठापन किया। और इसके भेद हैं, मतलब इसके 6 भेद हैं और उन 6 के भी कुछ भेद हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप पहला भेद देखिए, वर्ण विन्यास वक्रता। पहला भेद क्या है? वर्ण विन्यास वक्रता। ये क्या होता है? जहाँ पर वर्णों के विन्यास पर, विशेषतः वर्णों की आवृत्ति पर आधारित वक्रता होती है। सभी शब्दालंकारों, विशेषतः अनुप्रास और यमक के भेदों का चमत्कार इसी में अंतर्भूत है। इसका उदाहरण देखिए, एक वर्ण की आवृत्ति कैसे होती है? जैसे क की हो रही है इसमें, कनक कोमल केसर कलिया, ज्ञान गिरा गुण की गलिया। वैतालिक में मैथिशन गुप्त का है। और 2 वर्णों की आवृत्ति कैसे होती है? 1, 2 या 2 या स्कार युक्त। ये सारे वर्ण विन्यास वक्रता है। इसका दूसरे का उदाहरण देखिए, नया नया उत्साह कार्य में उसे रहता था। नया नया मतलब एक वर्ण की नहीं, 2 वर्णों की, नया नया दोनों। शकुंतला में है ये, मैथिशन गुप्त में। रकार युक्त वर्ण की आवृत्ति देखिए, चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, रह गए चित्रस्थ के से समोत्र भी। ये भी सांकेत का है, मैथिशन गुप्त का है ये। कुंतक ने वर्णों के विन्यास को एक प्रकार की वक्रता स्वीकार करते हुए भी इनके विवेकशील प्रयोग पर बल देने के उद्देश्य से प्रतिबंधों का निर्देश दिया। वर्ण विन्यास वक्रता विषयानुकूल होनी चाहिए, आग्रहपूर्वक। मतलब इन्होंने कहा वर्ण विन्यास के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो विषयानुकूल होनी चाहिए, दूसरा आग्रहपूर्वक विरचित ना हो, और तीसरा ये देखिए सारे इन्होंने बताए जो वक्र विन्यास कि क्या क्या, उसके लिए क्या क्या जरूरी है ये बताया उन्होंने। तीसरा क्या है? असुंदर वर्णों से युक्त हो। चौथा क्या है? वैचित्र पूर्ण हो। पूर्वावृत वर्ण यथासंभव पुनः आवृत ना हो। प्रसादपूर्ण संपन्न हो। छठा है श्रुति सुखद हो। अब दूसरा इसका भेद है वक्रोक्ति का, पद पूर्वाध वक्रता। पद पूर्वाध वक्रता क्या है? अब आप ये देखिए, जो इसके जो भेद बताए हैं, पहले वाले के कितने हैं? 6 हो गए, अभी आपको मैंने बताया है। अब पद पूर्वाध वक्रता है, इसमें क्या बताया गया है? जिसमें पद के पूर्वाध प्रकृति अथवा प्रतिपादिक पर आधारित वक्रता। इसके कितने भेद है? 8 भेद है फ्रेंड्स। कितने भेद है पद पूर्वाध वक्रता के? 8 भेद है। 8 भेद। और 8 भेद कौन से हैं वो? पहले इसका उदाहरण देख लीजिए। पहले का रूढ़ि वैचित्र वक्रता, इसका पहला उदाहरण है। पहला मतलब इसका भेद है, इसमें रूढ़ि से किसी असंभव अर्थ के आरोप द्वारा प्राप्त वक्रता। जैसे उदाहरण देखिए, मेरा राम रमा है मुझ में, मैं चाहे मणि हूँ या कांच। ये गुरुकुल से लिया गया है, मैथिशन गुप्त का है गुरुकुल भी। राम शब्द का रूढ़ अर्थ है दशरथ पुत्र, पर यहाँ अभिष्ट है। रूढ़ि से विचित्र अर्थ भक्त, रक्षक, दयालु आदि। ये सब रूढ़ी है। दूसरा क्या है? पर्याय वक्रता। पर्याय वक्रता इसका दूसरा भेद है पद पूर्वाध वक्रता का। इसमें किसी विशिष्ट पर्याय
मतलब कि समानार्थक शब्द पर आश्रित वक्रता, मतलब समान शब्दों का जो उसमें प्रचलित कर देते हैं, डाल देते हैं। जैसे निम्नोक्त पद में दिया गया है, पृथ्वी शब्द के पर्याय रसा के प्रयोग पर वक्रता आधारित है, मतलब पृथ्वी के बदले रसा को यूज किया गया है कृषि प्रधान प्रसिद्ध भारत और कृषि की यह दशा होकर रसा यह निरसा अब हो गई है कर्कशा। रसा को पृथ्वी का रूप दिया गया है। भारत भारती में है, ये मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है। भूमिवाची अनेक शब्दों में से यहाँ रसा शब्द अत्यंत सार्थक एवं उपयुक्त होने से वक्रता काव्य चमत्कार का उत्पाद है। तीसरा इसका भेद है पद पूर्वाध वक्रता का उपचार वक्रता। उपचार वक्रता का क्या मतलब होता है? सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले भी प्रस्तुत पर उस अप्रस्तुत के आरोप द्वारा प्राप्त वक्रता, जिसके सामान्य धर्म का प्रस्तुत के साथ के संबंध मात्र ही हो। उदाहरण, जल भी परम उभंग उभंग भरा, नाच रहा है रंग भरा। ये वैतालिक का है, मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है। ये जल पर नर्तक का आरोप, जड़ पर चेतन का आरोप उपचार वक्रता का सूचक है। इसी प्रकार नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत, ये पंत ने कहा है। अब इसका चौथा भेद कौन सा है? विशेषण वक्रता, जहाँ विशेषणों के कारण वक्रता हो, जैसे मुख स्तब्ध सजनता मेरी, कल कल विकल विजनता। इसका पांचवा भेद है समवृत्ति वक्रता, सर्वनाम के प्रयोग द्वारा समवृत्ति वस्तु गोपन से प्राप्त वक्रता, जैसे पड़ी तरल यमुना तरंगनी, धनी खड़ी हो जाए तो उस अंग भंगिमा का कुछ रंग ढंग वह पाए। यहाँ कुछ शब्द द्वारा अभिष्ट कथ्य की समृद्धि की गई है। वृत्ति वक्रता इसका छठा है उदाहरण, मतलब कि भेद समाध तदित कृत आदि से युक्त वृत्तियों द्वारा प्राप्त वक्रता, जैसे तुमने यह कुसुम विहग लिबास क्या अपने सुख से स्वयं बुना। यहाँ कुसुम विहग समासबद्ध पद चमत्कारोत्पादक है। और इसका छठा भाग सातवां भाग है लिंग वैचित्र वक्रता, पुलिंग अथवा स्त्रीलिंग के प्रयोग के कारण वक्रता, जैसे आप नाम से भी इसका समझ सकते हैं फ्रेंड्स। सिखा दो ना है मधुप कुमारी, मुझे भी अपने मीठे गान, ये पंत का है। छायावादी काव्य में प्रकृति पर नारी के आरोप द्वारा अनेक काव्य चमत्कार उत्पन्न किए गए हैं। यहाँ मधुप कुमार शब्द भी प्रयुक्त हो सकता है, परंतु उससे अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति न होती है। अब आठवां इसका भेद है क्रिया वैचित्र वक्रता, क्रिया की विचित्रता के कारण वक्रता जो आती है, जैसे आनंद ते छल की परे आंखें, उन्नत वक्षों में आलिंगन सुख लहरों सा तिरता। अब तीसरा आ गया इसका वक्रोक्ति का भेद है, जो पद पदवाद वक्रता दूसरा था, इसके 8 भेद थे, वो आपको मैं सारे बता चुकी हूँ। और पद पराध वक्रता है, इसके 6 भेद है। और ये इसका अर्थ क्या है? पद के पराध अर्थात प्रत्यय से उत्पन्न वक्रता। इसका पहला भेद है काल वक्रता, वर्तमान भूत अथवा भविष्य काल के कारण वक्रता, जैसे हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण स्वर्ण खरा, सुख जाएगा मेरा उपमन जो है आज हरा। तो फ्रेंड्स इसमें आगे देखिए, आगे इसमें दिया गया है काल वक्रता, ये मैं आपको उदाहरण बता चुकी हूँ। मिलेगा सुख जाएगा भविष्य काल के इन प्रयोग द्वारा कवि ने यशोधरा की वृद्धावस्था की ओर संकेत किया। कारक, कारक क्या आएंगे इसमें? झिंगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशांत हो रहा चीर। इसमें देख लीजिए जरा, देखते हैं फ्रेंड्स इसमें थोड़ा, ये यहाँ पर काव्य वक्रता, कारक वक्रता सॉरी फ्रेंड, झिंगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशांत हो रहा चीर, ये पंत ने कहा है। तीर के द्वारा कारक का प्रयोग ना करके तीर कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। अब इसका तीसरा जो पद परार्ध वक्रता का भेद है, वो है संख्या वक्रता। हमें भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते, यशोधरा ने कहा है ये मैथिलीशरण गुप्त ने। मैं भेज देती के स्थान पर हमी नक का प्रयोग समस्त क्षत्रिय नारियों का सूचक है, जिससे यह वक्रता ज्ञात होती है कि मैं भी उसी परंपरा का पालन अनिवार्यता करती। इसका चौथा भेद है पुरुष वक्रता। पुरुष वक्रता, ये सारे फ्रेंड जो है ये पद पराध वक्रता के भेद हैं। और ये जो सारे हैं, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया फ्रेंड्स, मतलब 2 पेज इसमें आए नहीं हैं।
करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए मैत्री शरण गुप्त। यहाँ मेरा के स्थान पर इस जन अन्य पुरुष का प्रयोग किया गया है। और छठा इसका भेद है प्रत्यय वक्रता। एक प्रत्यय में अन्य प्रत्यय लगाने के कारण वक्रता। यूँ तो इस प्रकार के प्रयोग संस्कृत भाषा में संभव है, किंतु संदेश से संदेशड़ा जैसे हिंदी प्रयोग भी उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हैं। पीएसओ कहो संदेशड़ा है भोरा है काग ये जायसी ने कहा है। अब इसके 6 भेद पूरे हो गए। अब चौथा इसका देख लेते हैं। पद पूर्वाध वक्रता और पद पराध वक्रता, ये दोनों एक साथ ले ली गए हैं। और निर्दिष्ट करने के बाद कुंतक ने उपसर्ग वक्रता और निपात वक्रता के 2 भेद किए हैं और इन दोनों को पद प्रकृता के रूप में मान सकते हैं। तो इसका उपसर्ग वक्रता है और निपात वक्रता है। उपसर्ग के प्रयोग कौशल के कारण वक्रता। एक बार पीकर प्रमत्त हुआ जहाँ सुध फिर अपनी पराई उसको कहा, ये नहुष में कहा है मैत्री शरण गुप्त ने। निपात वक्रता में निपात के प्रयोग कौशल के कारण वक्रता उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, ये भी मैत्री शरण गुप्त का है। अब ये आगे देख लेते हैं। फोर्थ इसका जो है, इसका 6 भेद जो थे 1 2 3 4 5 और ये छठे में दोनों बता दिए आपको। अब ये इसका फोर्थ देखते हैं वक्रोक्ति का जो ये भेद है। इसमें वाक्य वक्रता है। चौथा भेद इसका वाक्य के प्रयोग कौशल के कारण वक्रता। वाक्य के, ये देखिए इसकी परिभाषा साथ साथ दी गई है। वाक्य के प्रयोग कौशल के कारण वक्रता, इसे वाच्य वक्रता अथवा वस्तु वक्रता भी कहते हैं। वस्तु से तात्पर्य वर्ण विषय है। इसके 2 भेद हैं। एक तो सहजा वस्तु वक्रता और दूसरा क्या है, सहजा के साथ साथ इसका दूसरा भेद है अर्थालंकारों के प्रयोग कौशल से जन्य वक्रता। तो पहले का मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड। सहजा वस्तु वक्रता का क्या मतलब है, पदार्थ की स्वाभाविक शोभा का वर्णन अथवा स्वभावोक्ति, ये दिया गया है सहजा वस्तु वक्रता। इसके बारे में इसकी परिभाषा यहाँ पर है, आप चेक कर लेना। पदार्थ की स्वाभाविक शोभा का वर्णन अथवा स्वभावोक्ति सिद्धांत के अंतर्गत अलंकार व्यंग कवि की सहज प्रतिभा द्वारा प्रकृत वस्तु का सजीव चित्रण सहजा वाक्य वक्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, कवि की सहज प्रतिभा द्वारा प्रकृत वस्तु का सजीव चित्रण सहजा वाक्य वक्रता कहलाता है। कुंतक के अनुसार व्यय संधि ऋतु संधि नारी के अंगों का सौंदर्य है। उषा काल की उज्ज्वल आभा आदि सहज सुंदर वस्तु विषयों का स्वाभाविक रूप में वर्णन इसी के अंतर्गत आता है। अब एक इसका उदाहरण देख लीजिए आप स्वाभाविक शोभा वर्णन से। भरा हुआ तालाब खेलती है मछलियाँ पानी की सतह पर पूंछ पटकती हुई। अणिमा का है ये निराला का। जलाशय के किनारे कुहरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था, पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधेरे का डेरा था। ये अणिमा का ही है, निराला का। अब इसका दूसरा भाग देख लीजिए। किसका फ्रेंड दूसरा भाग, जो मैंने आपको फोर्थ इसका भाग बताया था वक्रोक्ति का, वाक्य वक्रता का दूसरा भाग है अर्थालंकारों के प्रयोग कौशल से जन्य वक्रता। अब इसका अर्थ देख लीजिए। इसका अर्थ क्या है, किसी भी अर्थालंकार का उदाहरण वाक्य वक्रता के इस भेद के अंतर्गत ग्रहित किया जा सकता है। जैसे निम्न पद में बताया गया, रूपक अलंकार के कारण उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर पाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, ये रामचरितमानस का है। और आनंदवर्धन जहाँ कोई अर्थालंकार व्यंग रूप में मानते हैं, कुंतक ने वहाँ भी वाक्य वक्रता मानी है। जहाँ आनंदवर्धन ने अर्थालंकार व्यंग को माना है, वहाँ कुंतक ने वाक्य वक्रता मानी है। जैसे दियो अरद नीचे चलो संकट भाने जाई, सुचती हवे सखी ही सवे ससी ही विलोकन आई। अब पांचवा इसका भेद है, इसके 8 भेद हैं। जो पांचवा भेद है वक्रोक्ति का, इसके 8 भेद हैं। इसका पांचवा भेद कौन सा, प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता से क्या तात्पर्य है, ये एक देश या अंग अर्थात कथा प्रसंग, इसकी वक्रता प्रकरण वक्रता कहलाती है। यह वक्रता, इसके 8 भेद है, अलग अलग मैं आपको बता देती हूँ। पहला भेद इसका है पात्र प्रवृत्ति वक्रता, अर्थात पात्रों द्वारा भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना जिसे पात्रों के चरित्र का उत्कर्ष हो। जैसे उदाहरण देखिए, आया फिर तू राम
कोख में मानो मेरी, लक्ष्मण मेरी गोद रहे शिशु सैया तेरी। जन्म जन्म से यही कोख जननी मैं पाऊँ, माँ मैं लक्ष्मण इसी गोद में पलता जाऊँ। साकेत से है ये सर्ग 12 में महर्षि गुप्त का है। इस भावपूर्ण संवाद से कौशल्या राम और लक्ष्मण का उत्कर्ष घोषित करती होती कहती है। दूसरा इसका भाग है भेद है मतलब प्रकरण वक्रता का उत्पाद लावण्य है। ऐतिहासिक कथा वस्तु में कवि कल्पना द्वारा नवीन काव्य सौंदर्य की उत्पत्ति है करता है। इसके दो रूप है, एक अविद्वान की कल्पना, उत्पाद लावण्य के भी दो रूप है फ्रेंड्स। एक तो अविद्वान और दूसरा विद्वान का संशोधन। अविद्वान की कल्पना में क्या है, नवीन प्रसंग की उद्भावना, जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला में दुर्वासा के शाप की कल्पना द्वारा दुष्यंत के चरित्र को लांछित होने से बचा लिया। और इसी प्रकार साकेत में महर्षि गुप्त ने कैकेयी के हृदय में अपने पति के प्रति और भी अधिक अविश्वास होने और उसे अनिष्टकारी समझने का एक और नूतन कारण प्रस्तुत किया। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ना उन्हें जो घे, गूंजते थे रानी के कान, तीर सी लगती थी यह तान। इसी प्रकार साकेत में कैकेयी का पश्चाताप प्रसंग, लक्ष्मण शक्ति का संवाद सुनकर अयोध्या वासियों का रण सज्जा प्रसंग आदि। दूसरा क्या है, विद्वान का संशोधन, जैसे मायूराज प्रणीत उदात राघव संस्कृत नाटक अप्राप्य में मारीच वध के लिए राम नहीं अपितु लक्ष्मण जाते हैं और सीता लक्ष्मण की प्राण रक्षा के लिए राम को भेजती है। अब इसका तीसरा भेद कौन सा है प्रकरण वक्रता का, प्रमुख तथा और प्रासंगिक कथाओं में, प्रमुख कथा और प्रासंगिक कथाओं में उपकारियों पर उपकारक भाव। ये इसके कितने भेद है फ्रेंड्स, इसके कोई भेद नहीं है, ये प्रकरण वक्रता का ही भेद है जो मैं पढ़ा रही हूँ। प्रकरण वक्रता के जो 8 भेद है वही है। अभी ये 5वां प्रकरण वक्रता चल रहा है ध्वनि का, सॉरी फ्रेंड वक्रोक्ति का। प्रकृति के 6 भेद है और 6 में से 5 आप पढ़ रहे हैं। अब ये 5वें का तीसरा भाग देखिए। प्रासंगिक कथाएं परस्पर एक दूसरे का उपकार करती हुई अंततः प्रमुख कार्य का उपकार करे। उदाहरण जैसे उत्तर रामचरितमानस में नाटक के पहले अंक में राम ने जिम्ब का अस्त्रों की अद्भुत शक्ति का वर्णन किया और 5वें अंक में लव ने उन अस्त्रों का प्रयोग किया। इन दोनों प्रसंगों में से पहला दूसरे का उपकारक है, क्योंकि दूसरे प्रसंग में पाठकों को इन अस्त्रों की अद्भुत क्षमता पूर्व ज्ञान थी, अन्यथा वे इसे असंभव समझते। और फिर ये दोनों प्रसंग नाटक के अंत में राम सीता मिलन इस प्रमुख कार्य का उपकार करते हैं। कुंतक की यह मान्यता अरस्तु संवत कार्यान्वित के अधिकांश समीप है। तो फ्रेंड्स ये था प्रमुख, ये तीसरा भाग था प्रकरण वक्रता का। अब चौथा आवर्ती वक्रता, किसी एक प्रकरण का अत्यंत मनोहारी वर्णन, कथा के किसी एक प्रकरण का नवीन एवं मनोहारी वर्णन प्रबंध काव्य को वक्रतापूर्ण बना देता है। उदाहरण के लिए कामायनी में लज्जा वर्णन, साकेत में उर्मिला विरह वर्णन आदि। अब इसका 5वां भाग है प्रकरण रस वक्रता, अर्थात रोचक प्रसंगों का विशेष विस्तार, रोचक क्षण, ऋतु, चंद्रोदय, सूर्योदय, जल क्रीड़ा, मधुपान आदि। उदाहरणार्थ रघुवंश में कुश की जल क्रीड़ा का वर्णन, किरातार्जुनीय में बाहुयुद्ध प्रसंग, इधर प्रिय प्रवास में राज क्रीड़ा आदि, जयद्रथवध में स्वर्ग वर्णन आदि, साकेत में चित्रकूट वर्णन आदि। अब इसका 6ठा भेद है अप्रधान किंतु सुंदर प्रसंग का उद्भावना द्वारा प्रधान कथा वस्तु की सिद्धि। मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य द्वारा नियुक्त पुरुष द्वारा आत्महत्या का प्रपंच करना, जिससे चाणक्य राक्षस को जीवित बंदी बना सकने में सफल हुआ। इसी प्रकार महर्षि गुप्त के शकुंतला काव्य में वणिक द्वारा डूबकर मर जाने के प्रसंग से दुष्यंत को अपनी वश रक्षा की शुद्धि का आ गई थी। अब इसका 7वां भेद है गर्भाक, नाटक के अंक के अंतर्गत लघु अंक की रचना, जिसमें एक कुशल नट सामाजिक का रूप ग्रहण कर लेता है, जैसे राजशेखर के बाल रामायण नाटक के 3रे अंक में सीता स्वयंवर नामक गर्भाक। अब इसका 8वां भेद क्या है, विभिन्न प्रकरणों की परस्पर अन्विति, मुख प्रतिमुख आदि 5 नाट्य संधियों के माध्यम में विभिन्न प्रकरणों की परस्पर संबंधता, संस्कृत और सॉरी फ्रेंड्स हिंदी के प्राय सभी प्रबंध काव्य, रघुवंश, कुमार संभव, किरातार्जुनीय इस आदि। इधर हिंदी में कामायनी, साकेत, यशोधरा, नूरजहां, लोकायतन आदि इसी अन्विति के कारण ही उपाधि बन सकते हैं। अब 6ठा भेद है जो वक्रोक्ति का और लास्ट भेद है, ये इसके भी 6 भेद है। प्रबंध वक्रता,
प्रबंध से तात्पर्य है महाकाव्य, खंड काव्य, कार्त काव्य, नाटक आदि। प्रबंध से संबंध कवि कौशल प्रबंध वक्रता कहलाता है। अब इसके 6 भेद देखिए कौन कौन से। पहला है मूल रस में परिवर्तन। आधार कथा को हृदयहारी बनाने के उद्देश्य से उसके मूल रस के स्थान पर किसी अन्य रस का निर्वहन। उदाहरण शांत रस प्रधान रामायण पर आधारित उत्तर रामचरित को करुण रस प्रधान अथवा विप्रलभ श्रृंगार रस प्रधान नाटक के रूप में और शांत रस प्रधान महाभारत पर आधारित वेणी संहार को वीर रस प्रधान नाटक के रूप में प्रस्तुत करना। इसी प्रकार हिंदी में भी रामायण पर आधारित रामचरित चंद्रिका को वीर रस प्रधान और साकेत को श्रृंगार रस प्रधान काव्य के रूप में प्रस्तुत करना। मूल रस परिवर्तन का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? माइकल मधुसूदन दत्त का मेघनाद वध, जिसमें मूल कथा में आमूल परिवर्तन के माध्यम से रस परिवर्तन हो गया है तथा कथा के वातावरण में अपने आधार ग्रंथ से भिन्नता आ गई है। दूसरा इसका भाग है फ्रेंड्स प्रबंध वक्रता का, वक्रोक्ति का जो छठा भाग है उसका दूसरा है प्रकरण विशेष पर कथा समाप्ति। कभी कभी कवि नायक का उत्कर्ष दिखाने के उद्देश्य से इतिहास प्रसिद्ध कथा के किसी विशेष प्रकरण पर कथा की समाप्ति कर देता है। विशेष उस स्थिति में जब कथा का परिवर्ती भाग कोरा इतिवृत्तात्मक अतएव नीरस होता है। जैसे यद्यपि किरातार्जुनीय के प्रारंभिक श्लोकों से प्रतीत होता है कि कवि भारवी मूल से लेकर दुर्योधन के नाच और युधिष्ठिर के राजारोहण पर्यंत समग्र कथा का अनुबंध कर रहे हैं, किंतु वह कथा की समाप्ति वहीं कर देते हैं जहां अर्जुन किरात वेशधारी शिव के साथ युद्ध करके अपना शौर्य पराक्रम दिखाकर पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर लेता है। तो यह इसका उदाहरण था फ्रेंड्स। अब इसका तीसरा भाग देखिए। तीसरे में कथा के माध्यम में ही किसी अन्य कथा कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि। इसमें उदाहरण देखिए, शिशुपाल वध में माघ ने शिशुपाल के वध के पश्चात कथा की समाप्ति कर दी। यद्यपि कथा स्तोत्र युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ तक आगे बढ़ना था। और एक एक उदाहरण काफ़ी फ्रेंड्स, बाकी आप PDF में पढ़ लेना। इसका चौथा भाग है नायक द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति। एक विशेष फल की सिद्धि के लिए तत्पर होने पर अन्य फलों की भी प्राप्ति हो जाना। जैसे उदाहरण देखिए, नागानंद नाटक में उसका नायक जी मुतवाहन भूलत अपने पिता की सेवा के लिए वन में गया था, किंतु वहाँ उसका गंधर्व कन्या मर्यावती से प्रेम और विवाह हुआ तथा शंखचूड़ नामक नाग की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग द्वारा उसे नागवंश को नष्ट करने से बचा लिया। इस प्रकार वह प्रीत भक्त होने के साथ साथ एक सफल प्रेमी और लोकोपराग भी बन गया। और इसका पांचवा भाग है प्रधान कथा का घोतक नाम। प्रबंध काव्य के नामकरण द्वारा कथा के मूल रहस्य को प्राक्रांतर से संकृत करने के माध्यम से प्राप्त वक्रता। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिक और इधर साकेत, रंगभूमि, कायाकल्प, लोकयतन आदि नाम। किंतु इसके विपरीत शिशुपाल वध, यशोधरा, जयद्रथ, प्रिय प्रवास आदि नाम अभिघातक है। इसमें उक्त वक्रता का अभाव है। इसका छठा भाग है एक विषय से संबंध विलक्षण प्रबंधत्व। एक मूल कथा पर आधारित परस्पर भिन्न प्रबंधों की रचना। जैसे रामायण पर आधारित वीर चरित्र, बाल रामायण, प्रतिभा नाटक, रघुवंश काव्य। इधर हिंदी में भी रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत इसके उदाहरण है फ्रेंड्स। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, कुंतक ने सम्मत वक्रोक्ति के 6 भेद बताए और उन 6 के भी उपभेद मिलाकर कितने हो गए? टोटल 38 उपभेद है इसके और 6 इसके भेद है। 6 + 8 + 6 + 2 + 2 + 8 + 6 सारे मिला के कितने हो गए? 38 उपभेद हो गए हैं इसके। अभी मैंने सारे आपको उपभेद इनके बताए हैं। वक्रोक्ति के 6 भेद है, याद रखना है फ्रेंड्स, पूछे जा सकते हैं। और वक्रोक्ति के किसी भी भेद का एक दे देंगे, इसके कितने भेद हैं या उनके नाम दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा ये किसका भेद है। तो इनको इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और PDF में भी इसको ध्यान से पढ़िए कितने भेद है, क्या है उपभेद है इसके, ये ज़रूर आएगा फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। अभी आगे देखिए, जो ये सभी प्रकार का सौंदर्य चाहे वह बाह्य हो या आंतरिक इसमें समाविष्ट किया गया है। उदाहरण देख लीजिए, इसमें वक्रोक्ति के बारे में बताया गया है ये सारा। अनुप्रास, यमक, शब्दालंकार, उपनागरिकता आदि वृत्तियों और अनेक वृत्तियाँ, अनेक अनुरूप, वैदर्भी आदि रीतियाँ सारे वर्ण विन्यास वक्रता में आते हैं। उपमा, रूपक, अर्थालंकार, अलंकार, ध्वनि ये सारे वाक्य वक्रता में आ गए। परिकर और इसके सदृश अर्थालंकार ये पर्याय वक्रता में, और अर्थांतर
संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि रूढ़ि वैचित्र वक्रता पद पूर्वाध वक्रता का एक उपभेद है। और ध्वनि के काल कारक वचन उपसर्ग निपात आदि से संबंध उपभेद पद पराध वक्रता अथवा पद वक्रता में। और वाक्यगत ध्वनि वाक्य वक्रता के समीप, प्रबंधगत ध्वनि प्रबंध वक्रता के समीप। तो ये था फ्रेंड्स वक्रोक्ति का सिद्धांत, वक्रोक्ति संप्रदाय। और इसका जो ये काव्य का जीवित, वक्रोक्ति ने काव्य की आत्मा किसको माना है, सॉरी फ्रेंड्स, काव्य की आत्मा किसको माना है, कुंतक ने वक्रोक्ति को माना है। इनका एक ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, उसमें इन्होंने कहा है। और बाकी आप सभी मेन मैं कराती हूँ फ्रेंड्स, बाकी सब आप इसमें PDF में पढ़ लेना अच्छे से। वक्रोक्ति सिद्धांत की जो अस्वीकृति की गई थी आगे चलकर, इसको इतना नहीं माना गया। बाकी के जो जितने भी ये संस्कृत आचार्य थे और जो भी थे, आनंदवर्धन और मम्मट ने भी यही माना, अलंकार मात्र माना इसको, वक्रोक्ति को। तो ये सब फ्रेंड्स आप अच्छे से देख लेना। और वक्रोक्ति तत्व का आगे किसी ने भी नहीं माना, बस सबने इसका अलग ही रूप रखा, इसको एक अलंकार ही माना गया फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं को थोड़ा क्या रह गया इसका। अब पाश्चात्य दृष्टि में देख लेते हैं। जो इसका अरस्तु है, जो प्लेटो और अरस्तु ने क्या कहा है। अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, ये सारे आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसमें इन्होंने वक्रोक्ति के बारे में कराया है। आप उसमें ध्यान से उन वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए। कुंतक वक्रोक्ति को वस्तुतः ध्वनि व्यंग्यार्थ के स्थानापन्न रूप में ढालना चाहते थे। वक्रोक्ति को उन्होंने विचित्रता अभिधा प्रकारांतर से व्यंजनावृत्ति भी कहा। क्या कहा फ्रेंड्स, व्यंजनावृत्ति भी कहा। और उनकी वक्रोक्ति का बीज ध्वनि ही है। अब सिसरो ने क्या कहा, जो ईसा की पहली सदी में थे सिसरो, उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। सिसरो ने कहा ये ईसा की पहली सदी में है। इनका समय पीरियड, औचित्य को भले ही साहित्य का प्राण तत्व माना है, पर वे इसमें वक्रता की छटा का समावेश भी करना चाहते हैं। अब लॉन्जाइनस ने, और इसका दूसरा नाम है लॉन्गिनुस, रोमन आचार्य हैं, ये 3वीं सदी के हैं। इनका भी समय पीरियड नोट कर लेना, पूछा जाता है। ये साहित्य में उदात्त भावना को प्रमुख स्थान देने के पक्ष में है ये। और उनके अनुसार उदात्त के 5 प्रमुख आधार हैं: परिकल्पना शक्ति, अंतःप्रेरित आवेग, विचार, अभिव्यंजना से संबंध, अलंकार विधान, भाषागत अभिजात्य तथा रचनागत गरिमा। देखा जाए तो ये सभी तत्व वक्र उक्ति अर्थात लोकोत्तर, जो लौकिक रूप से भिन्न उक्ति का आधार ग्रहण किए बिना संभव नहीं हो सकते। उदात्त भावना एक दृष्टि से वक्रोक्ति से संबंध अवश्य है। अब नव जो है ये क्रांति दांते जो ये 13वीं सदी की है, ये भी नोट कर लेना। दांते कितनी सदी के हैं, 13वीं सदी के हैं। और ये उदास शैली के पक्षधर थे। इनके अनुसार क्या है, मसृण और प्रकृत शब्दों में निर्मित होती है। मसृण से उनका तात्पर्य क्या है, वे शब्द जो ना तो ग्राम्य है, ना अनपढ़ है, ना बच्चों को की बोली के समान तोतले हैं। वो मतलब कि जो मसूर्ण शब्द वही माने जाते हैं जो आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए। प्रकृत से उनका तात्पर्य क्या है, कवि के यथोविष्ट अभिप्राय के सूचक हैं। कुंतक के शब्दों में कहें तो ना ही अन्यून होते हैं, ना अतिरिक्त, अर्थात ये कवि के अभिप्राय को ना तो कम और रूप में प्रस्तुत करते हैं, ना अधिक रूप में। और दांते का उदात्त तत्व भी प्रकारांतर से एक सीमा तक कुंतक के वक्रोक्ति तत्व को ही इंगित करता है। आगे इसमें नवशास्त्रवाद में क्या कहा गया है, नवशास्त्रवाद में न्यू क्लासिज्म कहा गया है इसको इंग्लिश में। और ये 17वीं 18वीं शताब्दी में माना जाता है, 17वीं 18वीं शताब्दी में। और इसका जो नवशास्त्रवाद जो है, इस सिद्धांत का जो अमर साहित्य का अनुकरण ही साहित्य रचना की सफलता का रहस्य है। इनके अनुसार जो है, उनके अनुकरण से प्रकृति अथवा विवेक और सुरुचि की जागृति होती है। इस बात के अनुसार काव्य में वक्रता तत्व का समावेश अनुपादे पादे एवं हे है। और मनीषी बोइलो और इंग्लैंड के प्रख्यात कवि पोप माने जाते हैं। ड्राइडन की दृष्टि भी इसमें संतुलित ही मानी जाती है इस सिद्धांत के लिए। बोइलो के अनुसार रीतिबद्धता आडंबर मात्र है। इटली के काव्य में समाविष्ट वक्रता वैचित्र नकली हीरो के समान है।
और पोप ने भी वक्रता वचित्र को एक ऐसे शीशे के समान कहा जो कि चारों ओर अपना भड़कीला रंग और चमक दमक इतना अधिक बखेर देता है कि वर्ण विषय दबकर रह जाता है। ड्राइडन ने क्या कहा है? ड्राइडन से काव्य अभिव्यक्ति संतुलित होनी चाहिए, उसमें प्राचीन अमर साहित्य का अनुकरण आवश्यक होता है, ये ड्राइडन ने कहा है, पर इतना नहीं कि वह शास्त्रीय जड़ता से ग्रस्त होकर अपनी जीवंतता खो दे। अतः अब इसमें वैचित्र्य और नूतनता का समावेश भी आवश्यक है। इसी वैचित्र्य को कुंतक ने वक्रता, भंगिमा, विच्छिदी आदि नाम दिया है। और पोप के समसामयिक एडिशन थे जो 18वीं शताब्दी के थे, यहाँ पर है ये। पोप के ही समकालीन थे ये, पोप के समकालीन थे और काव्य में कल्पना तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए उन्होंने प्रकारांतर से वक्रता को स्वीकृति प्रदान की। उनके अनुसार किसी वर्ण्य विषय में तभी काव्य चमत्कार आता है जब उसमें आह्लाद और विशेषता विस्मय उत्पन्न करने की क्षमता हो। किसी धवल पदार्थ को दुग्ध या बर्फ के समान कह देने से या किसी रंग बिरंगे पदार्थ को इंद्रधनुष के समान कह देने मात्र से, बर्फ के समान कह देने से या किसी रंग बिरंगे पदार्थ को इंद्रधनुष बोलने से काव्य चमत्कार उत्पन्न नहीं होता। यह तो लोक वार्ता मात्र है। काव्य चमत्कार के लिए तो सच्चे कवि को किसी ऐसी स्थिति संगति का अन्वेषण करना होता है जो पाठक के मन में विस्मय के उद्बोधि बुद्धि कर सके। यह संगति वक्रता तत्व के समावेश से ही उद्भाषित होकर विस्मयकारी बन जाती है। अब यह वक्रता पर आधारित अभिव्यक्ति लोक वार्ता न कही जाकर काव्य कहलाती है। एडिशन ने उदाहरण से हमें बरबस कुंतक का अरसा हृदयलादकारी एवं स्वस्पंद सुंदर होना चाहिए। वक्रता के समावेश से काव्य का अर्थ स्वयं अपने स्पंदन से सहृदयों के आह्लादजनक बन जाता है। और पाश्चात्य काव्य इतिहास में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में रीतिबद्ध और रूढ़िबद्ध काव्य सिद्ध की विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई और आदि कहलाए कवि मत के प्रणेता मनीषी जन। स्वतंत्रतावाद से तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? कवि प्रतिभा की स्वतंत्रता तथा कला की स्वच्छंदता, मतलब वो कवि अपनी मर्जी से जैसी भी रचना कर सकता है, चाहे वो कितने भी छंद यूज़ करे, कुछ भी यूज़ करे, वो उसकी अपनी खुद की मर्जी होगी, तो उसे स्वतंत्रतावाद धारा कहा गया। लैसिंग, सिलर और गेटे ये नवशास्त्रवादियों द्वारा प्रतिपादित रीतिबद्ध, ये जर्मनी के थे जो नाम बताया मैंने, लैसिंग, सिलर और गेटे। ये भी पूछा जाता है कहाँ के हैं? रीतिबद्धता और रूढ़िबद्धता को त्याज्य घोषित करते हैं। इनके अनुसार प्राचीन के अनुकरण की अपेक्षा मौलिक सृजन की प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वतंत्रतावाद का विशिष्ट ढंग से प्रवर्तन वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित लिरिकल बैलेंस, ये नोट कर लो फ्रेंड्स, पुस्तक है जो ये इनकी लिरिकल बैलेंस्ड, किसकी है? वर्ड्सवर्थ की है ये पुस्तकें जो मैं आपको बता रही हूँ उसको नोट करते जाया करो फ्रेंड्स, ये पूछी जाती है। उसकी भूमिका में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी इस मान्यता में बल दिया कि काव्य में कृत्रिम भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनका मतलब था फ्रेंड्स काव्य की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए। और वर्ड्सवर्थ ने जो है भाई आडम्बर प्रिय कवियों की भाषा से शुद्ध थे, ये विद्रोह एवं नुमाइशी वक्रता से पूर्ण तथा अनपेक्षित अलंकारों से भोजित भाषा को काव्य रचना में से अस्वीकार करते थे। वो चाहते थे कि भाषा ऐसी हो जो सबको आसानी से समझ में आ जाए, औचित्यपूर्ण वक्रता से युक्त हो और विषय के पोषक तथा अनायास प्रयुक्त अलंकारों से शोभित हो भाषा। और मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा? उन्होंने वक्रता के स्वच्छंद विलास को तो स्वीकार नहीं किया, पर वक्रता जहाँ औचित्य से अनुशासित होती है उसे समुचित महत्व अवश्य दिया। आर्नल्ड के युग में टेनिसन और स्वीनबर्ग जैसे कला विलासी कवि भी हुए जिनकी कविता में वैचित्र वक्रता का उन्मुक्त विहार है, पर उस युग के अधिकतर समीक्षकों ने आर्नल्ड के ही इस मंतव्य को घाया समझा कि काव्य की अभिव्यक्ति में संयम से काम लिया जाए। क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है, विद्वानों ने वक्रोक्ति सिद्धांत के इसकी तुलना क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से की है। और कुंतक की वैदग्ध भंगी बणिति अथवा वक्र उक्ति तथा उधर क्रोचे की अभिव्यंजना, ये दोनों लगभग पर्यायवाची है। इन दोनों तत्वों के अंतर्गत समस्त कवि व्यापार, काव्य कौशल तथा कल्पना तत्व का समावेश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्रोचे का जो सिद्धांत है और वक्रोक्ति सिद्धांत दोनों को एक ही माना है विद्वानों ने। और आधुनिक हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वक्र उक्ति को काव्य नहीं मानते, वे इस उक्ति का एक रूप मानते हैं, चमत्कार मात्र इसके विपरीत है। भाव प्रेरित वक्र उक्ति को काव्य मानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत के माध्यम से काव्य कला का व्यापक, गहन, मार्मिक, अति व्यवस्थित विवेचन किया है, जो कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में एक नूतन पत्ति की उद्घटित करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा हो गया है ये
वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति संप्रदाय जो है फिनिश हो गया है। कल हम औचित्य सिद्धांत, औचित्य संप्रदाय करेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मिस हो जाएंगे और वहीं से आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स वक्रोक्ति सिद्धांत के 6 भेद हैं और 6 के भी उनके उपभेद हैं, और पूरा ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप लाइन में देख पाए। और फ्रेंड्स सारे वीडियो शुरुआत से देखना शुरू कर दीजिए, क्यों अगर आपने वो पहले की वीडियो नहीं देखे, क्योंकि उससे आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। और साथ साथ आप PDF भी इसमें देख सकते हैं डाउनलोड करके, इसमें मैंने लिंक दिया हुआ है PDF का। ओके फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। चलिए तब तक के लिए बाय, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।